नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप सबको विदित है कि हम इस समय पढ़ रहे थे व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। व्याकरण के वो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, वो प्रकरण हम पढ़ रहे थे दोस्तों, जो कि अक्सर हर एक एग्जाम में जिससे बहुत अधिक प्रश्न उठाए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी होने वाली सभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षाओं में देखा है कि वाक्य रचना जो टॉपिक है अपना हिंदी का, इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा हर एग्जाम में प्रश्न उठाए गए थे। KVS की एग्जाम दी, उसमें भी आपने देखा होगा। दोस्तों, वाक्य रचना एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके वर्ण, शब्द और वाक्य ये तीनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रित है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वाक्य रचना पे करेंगे दोस्तों। हालांकि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार तीनों टॉपिकों को हम विस्तृत पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक से अधिक प्रश्न उठाने की वजह से हम और विस्तृत इस पर डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं मित्रों वाक्य विचार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए दोस्तों, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ये प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड, रीट आदि सभी भर्ती परीक्षाओं में रिपीट भी हुआ है दोस्तों। मौखिक स्तर से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो दोस्तों, मौखिक स्तर से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, जबकि लिखित स्तर से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वो होती है दोस्तों वर्ण। और अगर अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए दोस्तों, तो वो कहलाता है आपके शब्द। इसी क्रम में जो आगे प्रश्न बनता है कि अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वो शब्द है दोस्तों, लेकिन भाषा की पूर्ण इकाई, क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भाषा की पूर्ण इकाई है तो भाषा की पूर्ण इकाई होती है दोस्तों वाक्य। क्योंकि न तो हम वर्ण से न ही शब्द से पूर्ण अर्थ प्रकट कर पाते हैं। पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए हमें दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है? वाक्य की। तो इसी तरह भाषा की सबसे स्पष्ट अर्थ देने वाली इकाई के रूप में हम किसे जानते हैं दोस्तों? वाक्य को। तो आइए हम वाक्य पर आज चर्चा करते हैं, इस पर और विस्तृत समझते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर भर्ती परीक्षा में दोस्तों इससे कई सारे प्रश्न उठाए गए हैं। तो देखें सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं दोस्तों। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्य स्यात् योग्यता आकांक्षा सन्निधि युक्त पद उच्चय। आचार्य विश्वनाथ जी कहते थे कि वाक्य है, वाक्य जिससे हम वाक्य कहें वो या तो योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि के तत्वों को अपने अंदर समाहित करता हो, वही दोस्तों पद या वाक्य कहलाता है। जैसे कि जो लिखा है उसका अर्थ है जिस वाक्य में योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि के तत्व विद्यमान हो वह पद समुच्चय वाक्य कहलाता है। दोस्तों, जब हम शब्दों को किसी वाक्य में लिख देते हैं तो वो शब्द पद कहलाते हैं। जैसे हमने कोई भी वाक्य की रचना की कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहां मोहन पुस्तक पढ़ता है आदि जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त हुए तो ये शब्द दोस्तों पद कहलाते हैं। तो यहां आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार था कि जिस वाक्य में योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि के तत्व विद्यमान हो वही पद समुच्चय यानी शब्दों का समूह या पद समुच्चय वाक्य कहलाता है दोस्तों। पतंजलि के अनुसार पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, वह अर्थवान ध्वनि समुदाय जो पूरी बात या भाव की तुलना में अपूर्ण होते हुए भी अपने आप में पूर्ण हो तथा जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया का भाव रखता हो, वह वाक्य है। तो दोस्तों अलग अलग विद्वानों के अनुसार, लेकिन
जो परिभाषाएं दी गई है वो एक दूसरे से जुड़ती हुई है। भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि वह अर्थवान ध्वनि समुदाय, यानी कि वो अर्थ प्रकट करने वाला ध्वनि समूह है जो पूरी बात या भाव की तुलना में अपूर्ण होते हुए भी अपने आप में पूर्ण हो, तथा जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया का भाव रखता हो, वह क्या कहलाता है दोस्तों? वाक्य। अर्थात जिसमें किसी क्रिया के करने या होने का भाव प्रकट हो, वो ही वाक्य है। प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। इनका कहना है कि भाषा की न्यूनतम और पूर्ण जो सार्थक हो, इकाई हो, उसे ही वाक्य कहते हैं। कॉर्ल एफ शुडन के अनुसार वाक्य बोली का एक अंश है, अर्थात श्रोता के समक्ष अभिप्रेत को जो सत्य है प्रस्तुत किया जाता है वो वाक्य के अनुसार होता है दोस्तों। माधव प्रसाद पाठक, वाक्य उस पद समूह को कहते हैं जो श्रोता के प्रति वक्ता के वक्तव्य भाव के बोधन में समर्थ हो। माधव प्रसाद जी कहते हैं कि वाक्य उस पद समूह को या शब्द समूह को कहते हैं दोस्तों जो श्रोता के प्रति जो वक्ता कहना चाह रहे उस भाव का बोध करने में समर्थ हो। अन्य भाषाविदों के अनुसार वाक्य सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित समूह है। तो दोस्तों हम यहां सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष यहां इस लास्ट परिभाषा में समझ सकते हैं कि वाक्य सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित समूह है। वाक्य को सार्थक जो शब्द होते हैं उनका व्यवस्थित पद समूह क्या कहलाएगा दोस्तों? वाक्य। वाक्य जो स्पष्ट या सरल होगा उसे किन कसौटियों पर उतरना होता है? कहने का मतलब दोस्तों सटीक और सही वाक्य वो होगा जो सार्थक हो, जो अपनी योग्यता रखता हो, जो अपनी आकांक्षाओं को प्रकट करता हो, आसक्ति या निकटता, पदक्रम, अन्वय आदि से युक्त जो वाक्य है वही श्रेष्ठ और सही वाक्य माना जाएगा दोस्तों। तो आइए हम वाक्य की कसौटियों में एक एक के विषय में डिटेल से समझते हैं। सार्थकता। वाक्य में सदैव सार्थक शब्दों का ही महत्व रहता है। जैसे दोस्तों हम कोई निरर्थक शब्दों का प्रयोग करें तो वो अपना कोई महत्व नहीं रखेंगे, और महत्व नहीं होगा तो फिर उसको दूसरे को समझने में भी कठिनाई होगी। निरर्थक शब्द तभी आते हैं जब वे वाक्य में कुछ अर्थपूर्ण स्थिति में हो। जैसे दोस्तों हम बोल देते हैं चाय वाय, तो यहां चाय का तो अर्थ है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है। खाना वाना, तो खाना का अर्थ है, वाना का कोई अर्थ नहीं है। रोटी शोटी, रोटी का अर्थ है, सोटी का कोई अर्थ नहीं है। तो दोस्तों कई सारे ऐसे शब्दों का उच्चारण हम वाक्यों में कर देते हैं जो सार्थक होते हैं तो वो अपना अर्थ प्रकट करते हैं, जो निरर्थक होते हैं तो उनसे कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है। जैसे यह एग्जाम्पल दिया है, बकबक अपने आप में निरर्थक शब्द है जब ये शब्द किसी प्रश्नवाचक वाक्य में प्रयुक्त किए जाए, जैसे क्या वक वक लगा रखी है, तो इन शब्दों में सार्थकता आ जाती है। दोस्तों ऐसी स्थिति में ये निरर्थक जो शब्द है वो भी अर्थ प्रकट करने लगते हैं। तो यहाँ जो बकबक शब्द है ये निरर्थक है, लेकिन यह बकवास के लिए प्रयुक्त होकर यहाँ वाक्य में प्रयोग करने पर इसका अर्थ प्रकट हो रहा है दोस्तों, ये सार्थक हो जाता है। योग्यता। वाक्यों के पदों का प्रसंग के अनुकूल भाव बोध अर्थात अर्थ ज्ञान कराने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाती है दोस्तों? योग्यता। वाक्य में मर्यादा अथवा जीवन के अनुभव के विरुद्ध कोई बात नहीं कही जानी चाहिए। यदि वाक्य में व्यक्त अर्थ में असंगति होगी तो वाक्य अपूर्ण कहा जाएगा। जैसे कोई वाक्य संगति नहीं है, कार्य कहीं और कारण कहीं, कार्य कहीं, तो वो स्थिति दोस्तों असंगति होगी। तो असंगत वाक्य अपने भाव को प्रकट करने में असमर्थ होता है, इसलिए वो शुद्ध वाक्य नहीं होगा। माली आग से उद्यान सींचता है, तो दोस्तों यहाँ वाक्य में हमने पढ़ा आग से किसी चीज को सींचा नहीं, जलाया जाता है, तो इस वजह से ये वाक्य निरर्थक हो जाएगा। हाथी को रस्सी से बांधा है, तो हाथी रस्सी से नहीं बेड़ियों से बांधा जाता है, लोहे की सांकड़ों से बांधा जाता है। तो इस क्रम में दोस्तों ये दोनों वाक्य अपना अर्थ पूर्ण नहीं कर पाएंगे।
उक्त वाक्यों में प्रथम वाक्य में आग से सींचना धर्म विरुद्ध है, क्योंकि आग का कार्य जलाना है, सींचना नहीं। दूसरे वाक्य में हाथी को रस्सी से बांधने की बात भी अनुचित है, क्योंकि जो हाथी है वो लोहे की जंजीरों से बांधा जाता है, न कि रस्सी से। अब इसी क्रम में आकांक्षा। वाक्य के शब्द एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, इसलिए वाक्य के किसी भाव को पूर्ण रूप से समझने के लिए एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने की उत्कंठा सहज उत्पन्न होती है। इसे ही दोस्तों आकांक्षा कहा जाता है। जैसे भूखे बच्चे से माता हाँ बेटा कह दे तो बालक अगला शब्द यानी कि हाँ दूध लाती हूं सुनने को लालायित रहेगा। तब तक दूध लाती हूं कहे हुए वाक्य को पूरा न सुन ले, यही आकांक्षा, इसके बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता। कहने का मतलब कोई भी वाक्य श्रोता से जब कहा जाता है तो वक्ता ये उससे आकांक्षा रखता है कि श्रोता द्वारा जो सुना गया जो वाक्य है वो उसके लिए किस प्रकार उपयोगी होगा। अगली कसौटी है दोस्तों आसक्ति या निकटता। योग्यता और आकांक्षा के साथ वाक्य के शब्दों में परस्पर सानिध्य भी आवश्यक है, अन्यथा अर्थ समझने में कठिनाई होती है। उदाहरण के साथ हम समझ सकते हैं, कोई भी वाक्य दोस्तों योग्यता और आकांक्षा से युक्त है, वो वाक्य अपने जो कोई उद्देश्य उस वाक्य से प्रकट किया जा रहा है वो वाक्य उसी वाक्य में पूर्ण हो जाना चाहिए। यानी कि उद्देश्य भी विधेय के साथ वाक्य में पूर्ण हो जाए तो वाक्य पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वरना वो वाक्य अपनी आसक्ति या निकटता के अभाव में अर्थ को भंग कर देता है। जैसे हम आज कहें वायुयान और कल कहे उड़ता है तो निश्चित रूप से अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए दोनों पदों का समीप होना आवश्यक है, तभी वायुयान उड़ता है वाक्य पूर्ण होगा। और रुक रुक कर बोले गए शब्द वाक्य की संज्ञा धारण नहीं कर सकते। अगर हम रुक रुक कर, जैसे हकलाने वाले या तोतले व्यक्ति जो कुछ कहते हैं तो वो थोड़ा रुक जाते हैं, तो वो वाक्य का स्पष्टीकरण नहीं कर पाते दोस्तों, क्योंकि उनकी आसक्ति या निकटता नहीं रहती वाक्य में। इस वजह से यहाँ इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि वाक्य में आसक्ति या निकटता भी निश्चित हो। पदक्रम। वाक्य में प्रयोग करने के लिए पदों का सही व्याकरण अनुसार यथाक्रम प्रयोग करना आवश्यक है। पद क्रम के अभाव में कुछ का कुछ अर्थ निकल जाता है और इस प्रकार विचारों का सही संप्रेषण नहीं हो सकता। जैसे उत्थान देश परिश्रम अपना वाले हैं करते करने, तो वाक्य तभी वाक्य कहलाएगा जब उसे सही क्रम में सही प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ वाक्य दोस्तों वो अव्यवस्थित है, सही क्रम में व्यवस्थित न होने की वजह से यहाँ इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसे सही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनेगा दोस्तों, परिश्रम करने वाले देश अपना उत्थान करते हैं। इसी क्रम में खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो वाक्य में पद क्रम संबंधी दोष होने से अर्थ का अनर्थ हो रहा है, अतः इसे सही लिखने के लिए खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ लिखने से ही सही अर्थबोध होता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ हम स्पष्टतः देख रहे हैं कि कोई भी वाक्य है उसके ये कुछ कसौटियां होती है, इन पे वाक्य को खरा उतरना होता है, तभी वाक्य सार्थक और सटीक माना जाता है। इसी क्रम में अन्वय। अन्वय शब्द का अर्थ होता है मेल। वाक्य में क्रिया के साथ लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि का अनुकरणात्मक व व्याकरणात्मक मेल होना आवश्यक है। कोई भी वाक्य दोस्तों उसमें काललिंग वचन कारक पुरुष काल आदि का एक निश्चित क्रम होता है, अगर वो क्रम भंग हो जाता है इनका है तो वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट नहीं रख पाता है। जैसा कि यहाँ पद क्रम में हमने देखा, उसी क्रम में लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि को भी एक निश्चित क्रम में रखना होता है। जैसे मछलियां पानी में तैर रही है, यहाँ मछलियां कर्ता पद प्रथम क्रम पर है तथा तैर रही है अंतिम क्रम पर।
और पानी में स्थानवाचक क्रिया विशेषण मध्य क्रम पर। अतः उचित अन्वय के कारण यह वाक्य पूर्ण सार्थक सिद्ध हुआ है। यानी कि एक निश्चित अन्वय की वजह से ये अपना निश्चित अर्थ प्रकट कर पा रहा है, इसलिए यह वाक्य सही और सटीक माना जाएगा। तो दोस्तों इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी वाक्य जो हम उच्चारित कर रहे हैं वो एक सार्थक हो, योग्यता लिए हो, आकांक्षा उसमें जुड़ी हो, आसक्ति या निकटता भी हो, पद क्रम और अन्वय का भी उसमें ध्यान रखा गया हो, तो वो वाक्य सटीक और सही वाक्य माना जाएगा। दोस्तों आइए अब देखते हैं दोस्तों हम वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद। तो दोस्तों वाक्य के प्रकार या भेदों को समझने से पूर्व हमें वाक्य के मुख्य घटक या अंगों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि वाक्य के प्रकार और भेद तभी हमें अच्छे समझ में आ पाएंगे जब हम वाक्य के जो मुख्य घटक है, मुख्य अंग है, उन्हें समझेंगे। वाक्य के साहित्य संबंधी गुण, कोई भी वाक्य जो साहित्य में प्रयुक्त है उसके कुछ गुण है, जैसे वो स्पष्ट होना चाहिए, समर्थ हो, मधुरता हो, उसमें लचीलापन हो, विषय का ज्ञान आदि उसमें निश्चित हो। दोस्तों वाक्य के अंग या घटक, प्रत्येक वाक्य के दो खंड होते हैं या दो अंग या घटक होते हैं दोस्तों, जैसे उद्देश्य, जिसे हम कर्ता कहें, और विधेय। कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वो विधेय कहलाता है। दोस्तों तो वाक्य के दो मुख्य अंग या घटक होते हैं, एक तो है दोस्तों उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो आइए इन्हें विस्तृत समझते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। दोस्तों कोई भी वाक्य है उसमें जिस व्यक्ति के या वस्तु के विषय में कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य कहलाता है। अतः वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो वाक्य का कर्ता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, उद्देश्य। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्आगमन है, महात्मा गांधी विश्व बंधु थे। तो दोस्तों यहाँ इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि जो गहरे काले अक्षरों में लिखे हुए जो शब्द है ये आपके कर्ता का कार्य कर रहे हैं, उद्देश्य का कार्य कर रहे हैं। तो ये वाक्य का उद्देश्य होगा, यानी कि जिसके विषय में कुछ बताया जा रहा है वो उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य का कार्य कर रहे हैं दोस्तों, अर्थात ये करता है। तेजस्वी व्यक्तियों की आयु नहीं देखी जाती या आनंद दौड़ता है। तो इनमें बुढ़ापा, महात्मा गांधी, तेजस्वी व्यक्तियों या आनंद, ये उद्देश्य, क्योंकि वाक्यों में इनके विषय में कुछ कहा गया है। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो दोस्तों उद्देश्य होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार दोनों आते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता भी आएगा दोस्तों और कर्ता का विस्तार भी। जैसे एग्जाम्पल, दशरथ नंदन श्री राम वन को गए। तो यहाँ दशरथ नंदन श्री राम जो कर्ता है उसका विस्तार है दोस्तों। तो ये आपके यहाँ किसका कार्य करेंगे दोस्तों, उद्देश्य के या कर्ता के विस्तार का। जैसे वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। तो यहाँ वीर ये हनुमान जो आपके उद्देश्य है उसका विस्तार है दोस्तों। अब जो वाक्य है उसका दूसरा मुख्य घटक है दोस्तों विधेय है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे गीता लिखती है, इस कक्षा का नायक देवेंद्र अध्यापक के पास गया। तो यहाँ इस कक्षा का नायक देवेंद्र, दोस्तों यहाँ ये देवेंद्र उद्देश्य का कार्य है, यानी देवेंद्र या ये उद्देश्य या कर्ता कहलाएगा। इसका ये विस्तार है, इस कक्षा का नायक। तो ये कर्ता का विस्तार या उद्देश्य का विस्तार है दोस्तों। अध्यापक के पास गया, तो इसके विषय में जो कहा जा रहा है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, विधेय है। या गीता लिखती है, तो गीता यहाँ उद्देश्य या कर्ता का कार्य कर रही है और क्रिया है उसकी लिखने की। तो ये दोस्तों हो जाएगा वो क्या कर रही है उसके विषय में जो बताया जा रहा है वो आपका विधेय है दोस्तों। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। इसी क्रम में मैं दिल्ली में रहने वाले अपने मित्र से मिलने गया। तो मित्र यहाँ अपना मित्र यहाँ आपका उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों। और ये मैं दिल्ली में रहने वाले अपने मित्र, तो ये इसके
विस्तार है उद्देश्य का, मिलने गया इसके विषय में कहा है, तो ये दोस्तों हो जाएगा विधेय है। तो यहाँ हमने देखा पहले वाक्य में लिखती है, दूसरे वाक्य में अध्यापक के पास गया, तीसरे वाक्य में मिलने गया, ये विधेय है। कर्ता एवं कर्ता विस्तार के अलावा शेष सभी जो पद है वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, विधेय है। कर्ता और कर्ता विस्तार के अलावा जो भी आपको वाक्य में मिले वो दोस्तों विधेय होगा, और विधेय के अलावा जो भी कुछ वाक्य में मिले वो आपका उद्देश्य होगा। अब आते हैं दोस्तों कुछ वाक्यों के उद्देश्य और विधेय समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल। परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, तो यहां परिश्रमी व्यक्ति उद्देश्य है और सफल होता उसके विषय में बताया, तो ये आपका विधेय होगा। तेजस्वी चाणक्य मंत्री बनने में सफल रहा, तो तेजस्वी चाणक्य उद्देश्य और मंत्री बनने में सफल रहा, विधेय है। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, तो वीर हनुमान ने ये उद्देश्य, लंका में आग लगा दी, ये विधेय है। इसी क्रम में सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता यहाँ उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों, और क्रिया उसके द्वारा की जा रही है पुस्तक पढ़ने की, तो ये हो जाएगा विधेय है। मोनिका लिख कर ही उठेगी, तो यहाँ मोनिका उद्देश्य और लिख कर ही उठेगी उसका विधेय हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों वाक्य के मुख्य घटक या अंगों को आपने समझा, जिसमें उद्देश्य और उसका विधेय होता है। अब इसके साथ वाक्य में दोस्तों अन्य और कई सारे घटक और होते हैं, जिसमें आपके आ जाएंगे हम जिन्हें कह सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने 90 में पढ़ा था, लिंग है, वचन है, कारक है, पुरुष काल आदि, ये दोस्तों आपके वाक्य के अन्य और घटक या सहायक घटक होते हैं। बाकी मुख्य घटक या अंग आपके उद्देश्य और विधेय हैं। तो वाक्य में हमने देखा कि उसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं दोस्तों। अब ये प्रश्न कई बार आपके अभी जस्ट होने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट आदि में रिपीट हुआ है दोस्तों। तो आप इस विषय पर भी विशेष ध्यान दें कि जो भी कोई वाक्य रचना है उसमें उसके मुख्य घटक कौन से होते हैं और उसके सहायक घटक कौन कौन से होते हैं। आइए अब हम देखते हैं दोस्तों वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद जैसे कि मुख्यतः हम देखें, सामान्य रूप से कोई भी वाक्य है तो वाक्यों के मुख्यतः दो भेद होते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला भेद है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा है रचना की दृष्टि से। वाक्य का जो अर्थ प्रकट होता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद और रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद। तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि के आधार पर वाक्य के भेद देखे जाएं तो वो दोस्तों होते हैं 8, जबकि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से तो वाक्य के 8 भेद, जबकि रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। तो दोस्तों वाक्य के इन भेदों के विषय में, यानी कि अर्थ की दृष्टि से 8 भेद और रचना की दृष्टि से 3 भेद, इनके विषय में विस्तृत हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उम्मीद है दोस्तों अब तक जो आपने पढ़ा है वो अच्छा समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो दोस्तों कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। अच्छा पढ़े दोस्तों और आगे बढ़े। धन्यवाद मित्रों।